एवरीवन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 4.1 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, यानी कि जो इसकी एक्सरसाइज 4.2 है ना, वो पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड है जो मैं आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, आज हम ये समझेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2, और उस 4.2 को आने के लिए आपको ये चीज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को देखना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज करने के वाले हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या होता है? पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा रखा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में बनता ही बनता है। ठीक है, पहली बात तो ये नोट करो। दूसरी बात, इसमें हम करने के वाले हैं, देखो अगर आपको याद हो ना, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कुछ मैट्रिक्स है मेरे पास 3x3 की। मैं कोई मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये ले ली मैंने एक 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स। आपसे कोई बोलता है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आने वाला है। आप बोलोगे पहले ये बताओ किसके लॉन्ग करूँ। मैंने जिस मर्जी के लॉन्ग कर लो। अब मैं करूँगा फर्स्ट रो के लॉन्ग, ठीक है, इसके लॉन्ग। तो आप लोग वो एलिमेंट लिखोगे, फिर क्या करोगे, पहले साइन प्लस का रखोगे, फिर उस एलिमेंट का माइनर लिखोगे। ठीक है, इस तरह से 5 6 8 9, फिर लगाओगे माइनस का साइन, फिर सेकेंड एलिमेंट लिखोगे, है ना। फिर उस एलिमेंट का माइनर लिखो। माइनर क्या होता है? उस एलिमेंट से होती है रो काट दो, और उस एलिमेंट से होता है वो कॉलम काट दो। जितने एलिमेंट बचते हैं उनको लिख लो डिटरमिनेंट में और उसको सॉल्व कर दो, बस वही होता है माइनर। ठीक है, फिर आप बोलोगे हम प्लस लगा के 3 लिखेंगे, ये होता है ना प्लस माइनस प्लस। पहले एलिमेंट के साथ प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस, फिर तीसरे एलिमेंट के साथ फिर प्लस, फिर उस एलिमेंट का माइनर लिखेंगे इस तरह से। इससे होता है वो रो काट देंगे और कॉलम काट देंगे। जितने एलिमेंट बच के उनका डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे, वही तो होता है माइनर किसी एलिमेंट का, है ना। फिर इस पूरे को जो हम सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके, जितना भी सॉल्व करके हमारा जो भी निकल कर आएगा, उसी को हम बोलते हैं ना किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या बोला गया ना, हमें बोला गया कि हम कुछ ऐसे एक ईजी वे हमारे पास कुछ होना चाहिए कि हम लोग फटाफट देखते ही ना किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें। ठीक है, उसी के लिए हम डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझने वाले हैं, जिससे कि हम देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो नहीं बोल सकते, मतलब हम लोग इतना तो हमें होगा कि हम अगर कोई स्टेप कर रहे हैं, सपोज कि हमने ये स्टेप कर लिया, इसमें हमें कुछ लग गया, हाँ जो हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज़ में, वो यहाँ पर लग रहा है, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। हमारे ईज़ के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए बड़ा ज़्यादा ईजी है, तो हम फटाफट इस चीज़ को कर लेते हैं। ठीक है, देखो होता क्या, हम रीड करने वाले प्रॉपर्टीज़, हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट। कितनी प्रॉपर्टीज़ है? 6 प्रॉपर्टीज़ है। 1 बाय 1 सबको रीड करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आती है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमसे कहती है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये लिख लो, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ये बोल रहे हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हम उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। पहली बात तो मेरे को ये बात बताओ कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स मान लो, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी एक मैट्रिक्स का ही निकलेगा ना, पहले तो एक मैट्रिक्स होगी। अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उसका क्या मतलब है, क्या बोलते हैं हम उसको, क्या निकाला हमने उस मैट्रिक्स का? अरे भाई मैट्रिक्स कर ली पूरी, समझाया था ना उसमें। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैं बोलूँ मैं इसके फर्स्ट रो को, ये होता है ना हमारा इंटरचेंजिंग का साइन, फर्स्ट रो को सेकंड रो से करने वाला हूँ इंटरचेंज, ऐसा लिखता हूँ मैं। फिर ये क्या बनकर आती है, मेरी जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगी सेकंड रो। 1 2 था फर्स्ट रो में, इसको मैं सेकंड रो में लिख दूंगा, और 3 4 था मेरा सेकंड रो में, उसको बनाना है फर्स्ट रो। ये होता है ना, इसको बोलते क्या थे, अगर ये मेरी मैट्रिक्स ए थी तो ये क्या होगा, इसको मैं क्या बोलूँगा अगर मैंने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। अरे सॉरी, ये तो हमने रोज को इंटरचेंज किया ना, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है, देखो रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, रोज नहीं रेज एंड कॉलम्स। देखो इस तरह से कुछ मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है, समझो, भूल जाओ उसको। ठीक है, देखो 1 2 3 4 था, हमारी एक मैट्रिक्स थी 1 2 3। देखो यार रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करने थे ना, मैंने यहाँ पे रोज को इंटरचेंज कर दिया। देखो साफ साफ लिखा रोज एंड कॉलम्स। अब देखो जैसे यहाँ पर ये इसका रो है और ये इसका कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं ना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना, रो को कॉलम बना दूंगा और कॉलम को रो बना दूंगा कॉरस्पॉन्डिंगली। कि अगर सेकंड रो होगी तो वो सेकंड कॉलम बनेगी, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जैसे फर्स्ट रो में था इसको लिख देता हूँ फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो में था इसको लिख देता सेकंड कॉलम में। आप लोग देख लो, ये मेरा कॉलम में था, ये मेरा रो में आ गया, ये मेरा 2 4 मेरा कॉलम में था, ये मेरा रो में आ गया। मतलब जो रो थी उसको मैंने कॉलम बना दिया, और जो कॉलम था उसको मैंने रो बना दिया। और जब भी हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स का क्या निकाला हमने, हम बोलते हैं कि हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। याद आया कुछ, मैट्रिक्स में किया था ना, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, मतलब रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। ये वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर हम
द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब सिंपल भाषा में समझो, अगर किसी मैट्रिक्स का, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स थी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये मेरे पास थी एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स थी कोई मेरे पास, ठीक है। मैंने निकाला क्या, मैंने इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला। तो मान लो इसमें ए मैट्रिक्स का कुछ डिटर्मिनेंट, मान लो लेट्स से एक्स निकल कर आया, ठीक है, एक्स कोई नंबर होगा ना, इसको सॉल्व करके, अब मुझे भी नहीं पता ए बी सी डी क्या है मेरा, है ना, तो कोई होगी ये भी कोई नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो मान लो इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आया वो एक्स निकल कर आया, जस्ट मान लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, मैंने निकाला इसका ट्रांसपोज, इनके मुताबिक रोज एंड कॉलम्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। देखते हैं, तो जब आप ये कह रहे हैं कि जब आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे ना, मतलब जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दोगे, मतलब जो भी रोज में है ना उनको कॉलम बना दो, कॉलम ऑटोमेटिकली रो बन जाएगा, ठीक है, रो कॉलम बना दो बस। ये कर दिया मैंने, यानी कि ये निकाल दिया मैंने, क्या ये निकाल दिया मैंने ए का ट्रांसपोज। अब बोलते हैं कि इस ए के ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स बनी है ना, देखो ए का ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है ना, ये ए मैट्रिक्स थी, ये ए के ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है। ये बोल रहे हैं अब जो उस ए के ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स होगी ना, अगर आप उसका भी डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, तो वो भी निकल कर एक्स ही आने वाला है, इतनी सी बात थी बस। मतलब आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, चाहे आप ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, वो सेम आने वाला, वही चीज़ प्रॉपर्टी 1 में बता रखी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। देखो यहाँ पे मैंने रोज और कॉलम कर दिया इंटरचेंज। पहले मैंने सिंपल जो मेरे पास मैट्रिक्स थी मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, जिसकी वैल्यू मान लो कुछ एक्स आई, ठीक है। फिर मैंने जो उसका ट्रांसपोज निकाल के करूँगा ना, तब भी उसकी वैल्यू एक्स ही आने वाली, चेंज नहीं होने वाली, याद रखना इस चीज़ को। एग्जाम्पल करोगे इस पर, चलो एग्जाम्पल मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल उसमें कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो तो मैं एक करवा देता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी की देख लेता हूँ एक बार, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल कौन कौन सी इसके रिलेटेड। जैसे यहाँ पर लिख रखा है मेरे ख्याल से, हाँ, वेरीफाई प्रॉपर्टी 1, मतलब ये वही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी 1 जो हमने पढ़ी ना, कि हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी 1 में क्या कहते हैं कि जैसे एक डिटर्मिनेंट है, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, कोई वैल्यू निकल कर आएगी, फिर मैं इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालूंगा, उसकी वैल्यू अगर निकाल के इसके बराबर आ गई ना दोनों की, फिर मैं कह दूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी 1 क्या होगी, वेरीफाई होगी। तो लिख लेते हैं इसको पहली बात तो, ठीक है, एक करा रहा हूँ मैं, बाकी तो खैर आपको पता है कैसे करूँ, ठीक है। देखो वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी 1 किसके लिए, मेरे को डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है, ये दे रखा है मेरे को एक, ये नहीं है, ठीक है, डेल्टा, डेल्टा बोले तो क्या, डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट का साइन ए भी होता है, डिटर्मिनेंट का साइन डी ई टी भी होता है, इसके आगे ए लिख लो, इसके अंदर ए लिख लो, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू साइन जो है ये भी होता है, हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। इधर साइन नहीं दिया, बस कोई डेल्टा लिख दिया सिंपली, ठीक है। अब देखो करते हैं इसके लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई। क्या करना है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये किया था ना, पहले जो मैट्रिक्स है मतलब जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है, अगर उसके ट्रांसपोज की भी वही वैल्यू आ गई तो मैं कह दूंगा प्रॉपर्टी 1 मेरी वेरीफाई होगी। मतलब मैं चेक करना है ना कि प्रॉपर्टी 1 काम करती भी है कि नहीं करती, एक किस्म का चेक करना है मेरे को, ठीक है, क्या पता झूठ हो, चलो चेक करते हैं इधर, चलो दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर लो, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, निकालो, कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मैं कर रहा हूँ रो, अच्छा मेरे को यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है, मैंने कहा था ना हम सबसे इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो रो या वो कॉलम चूज़ करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। अब मैक्सिमम यहाँ पे 2 या 3 तो कहीं दिख नहीं रहे, पर हाँ एक दिख रहा है, कुछ ईजीनेस बन सकती है, ठीक है। या तो रो 2 के लॉन्ग कर लो या फिर कॉलम 2 के लॉन्ग कर लो, क्योंकि रो 2 में वही जीरो आ रहा है, कॉलम 2 में भी वही जीरो आ रहा है। मैं कर लेता हूँ रो 2 के लॉन्ग, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा रो 2 के लॉन्ग में ना, इसके लिए मैं आपको एक बात याद करवा दूँ। देखो होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको एक तो मैंने ट्रिक आपको सिंपल समझा रखी है, रो 1 के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले प्लस लगाओ, फिर दूसरा एलिमेंट लिखो, उसके पीछे माइनस लगाओ, फिर प्लस लगाओ, ये बताया ना मैंने। ये मैं चेक कैसे करता हूँ पता है, मैं पोजीशंस देख के चेक करता हूँ कि पोजीशन इवन है कि ऑड है। देखो ना, अगर सपोज जो फर्स्ट एलिमेंट होगा रो 1 का, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है मेरा, A11 तो किस पोजीशन पे आया ये, देखो ना, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, जब मैंने कोफैक्टर समझाया था ना, क्या बोला था मैंने, -1 की पावर i + j, फिर माइनर बताया था मैंने, है ना, आई जे। तो मतलब ये डिसाइड करता है ना कि वो -1 माइनस रहेगा कि -1 प्लस का रहेगा। अगर i + j का हमारा प्लस एडिशन, अगर i + j की एडिशन हमारी सपोज की कोई इवन नंबर आती है तो वो इसको +1 बना देगा, जिससे कि इसके पीछे क्या आने वाला है, प्लस ही आने वाला है। लेकिन अगर i + j की वैल्यू कोई ऑड नंबर, सपोज 3 आ गई, तो आपको पता है -1 की पावर 3 का मतलब क्या है, -1 ही होता है, तो तब माइनस आता है वो। तो मैं ऐसे ही चेक करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट है, पर आप लोग ऐसे चेक किया करो, ठीक है। इस चीज़ को देखो, जैसे अब मेरे को
सपोज जैसे मैं ये बता रहा था आपको A11 कैसे मेरा प्लस का होता है। देखो -1 आएगा, आई प्लस जे ऊपर लिखा होता है ना, आई प्लस जे, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 मेरा 2 ही तो बनेगा। तो -1 की पावर जब 2 होगी जो कि एक इवन नंबर है, तो मुझे पता क्या आने वाला है 1 ही आने वाला सिंपली। और 1 कैसा होता है प्लस का 1 है ना। तो ऐसे ही मैं चेक करता हूँ इस चीज़ को। वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। जैसे मुझे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मैं रो 2 के अलॉन्ग में एक्सटेंड करूँगा ना, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 2, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 2। अब देखो जैसे फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 6, डाउट तो वही है ना कि 6 हमारा प्लस का होगा कि माइनस का होगा। आप उनके जो आई प्लस जे वाली वैल्यू है ना कि किस रो में और किस कॉलम में है, उनको ऐड करके देख लो। अगर तो वो एक इवन नंबर है फिर 6 प्लस का आएगा, लेकिन अगर वो एक ऑड नंबर है ना तो फिर 6 आपका माइनस का आएगा। देखो जैसे मुझे पता है 6 कौन सी पोजीशन पे यह होता है ना, ये होता है मेरा A11, ये A12 का मतलब क्या, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर आता है A21, यहाँ से 2 स्टार्ट हो जाता है 21 22 23, फिर यहाँ से 331 32 33। तो ये आ रहा है मेरा कितने में, ये आ रहा है मेरा 21 पे, और 2 और 1 को अगर मैं जोड़ के देखता हूँ तो मेरा 3 बनता है जो कि एक इवन नंबर है। और जब -1 की पावर 3 होगी तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना। इसका मतलब 6 मेरा माइनस का आने वाला, बाकी अब लगा लो उसका माइनर वाला फॉर्मूला। 6 का माइनर क्या आ जाएगा मेरा, कर लो क्या, 6 होता हुआ रो काट दो और 6 होता हुआ कॉलम काट दो, कितने एलिमेंट बचे, -3 बचा, 5 बचा, यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे बचा मेरा कितना, यहाँ पे बचा मेरा -7, ठीक है। फिर अब बात आई जीरो की, जीरो लिखो ही मत, क्यों, जीरो भी तो ऐसे ही आएगा ना, जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा और जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आने वाला है। इसलिए तो मैंने सेलेक्ट किया था कि मुझे यहाँ पे जीरो है, मेरे यहाँ पे मुझे दो ही प्रोसीजर करने पड़ेंगे, ठीक है, 2 ही नंबर का माइनर वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। अब बात आई 4 की, 4 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, डिसाइड करो। 4 की पोजीशन देख के डिसाइड करो 4 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। देखो 4 कौन सी पोजीशन पे है मेरा, मुझे पता है 4 मेरा सेकंड रो में आ रहा है, पहले रो ही होता है ना, 4 मेरा सेकंड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। इसका मतलब 4 मेरा सेकंड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। इन दोनों को जोड़ के देखो ज़रा, 5 बनेगा, और -1 की पावर 5 जो कि एक ऑड नंबर है, तो क्या देगा, माइनस ही देगा ना। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 0 भी एक इवन नंबर है, 2 4 8 जो इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स के लिए -1 जो है आपका 1 बन जाता है, लेकिन ऑड नंबर्स के लिए वो क्या रहता है आपका, माइनस ही रहता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो इवन नंबर होगा -1 का स्क्वायर होगा, तो ये तो इस तरह से ना, -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 1 अगर माइनस माइनस मेरा +1 होता है, यही होता है इवन नंबर के केस में, जबकि ऑड में एक माइनस बच जाता है हमारा, ठीक है। इसका मतलब मुझे ये पता लगा कि 4 जो है वो मेरा माइनस का आने वाला है, लिख लिया। अब 4 को मल्टीप्लाई करना उसके माइनर से, तो माइनर कैसे आता है, 4 से होता हुआ रो काट दो, 4 से होता हुआ कॉलम काट दो, जितने एलिमेंट बच गए उनको लिख लो, 2 -3 1 5। देखो एग्जाम में काटना नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को एक रफ में सॉल्व करो। जैसे मेरे पास एक पेज है ना, आपने भी एक पेज लेना है या पीछे कहीं सॉल्व कर लेना, ठीक है, उस चीज़ को। अब देखो मैं तो, मेरे को याद रहना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, क्या लिख लिया इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखो, वरना ज़्यादा होच पोच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो कर लो इसको सॉल्व, ये तो सॉल्व करना आता है ना, एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, कर दिया मल्टीप्लाई, कैसे, ब्रैकेट में डालता हूँ, ठीक है, मैं एक -3 को मल्टीप्लाई करना है मुझे -7 से, फिर लगाते हैं हम एक नेगेटिव का साइन और फिर इसको करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये होता है ना। अब लगाया एक -4, इसको भी ऐसे ही कर लो, 5 को किया यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5 2 बन जाएगा, मेरे को पता है 10, फिर लगाया नेगेटिव का साइन और 1 को किया -3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बना मेरा -60, 3 7 होता है मेरा 21, माइनस का कि प्लस का, माइनस माइनस मैंने हो गया प्लस का, ठीक है। -5 5 आ गया मेरा 25, यहाँ पे लगाया -4, अंदर सॉल्व कर लो इसको, ये 10 था, 3 1 3 ही आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएंगे मेरे प्लस, ठीक है। -6 इसको सॉल्व करो, या ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा -4, क्यों, 25 के पीछे माइनस है, -4, ये बन जाएगा मेरा 13, कर लो उसको सॉल्व, ये -6 मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा ये, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 6 को -4 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया था 24, एक माइनस का साइन लगा लो साथ में जो, तो माइनस का आ गया 24, ठीक है। फिर यहाँ पे वही चीज़ 4 13 का कितना आएगा मेरा, 4 13 का कितना आएगा, 4 13 का कितना आएगा, 3 4 12 होता है, 4 1 4 तो 5 52, तो माइनस का 52, माइनस का ऐसा जो हमने यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस। चलो अब देखो इसको कर लो सॉल्व, कितना आएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा सॉल्व होकर 6 और 5 और 2 7, यानी कि ये आ रहा है मेरा कितना, ये मेरा निकल कर आ रहा है माइनस का, और इसको एक बार यार प्लस माइनस का साइन देख लो इस पर, हाँ ये देखो यहाँ पर ना जो मेरा 6 था ना वो मेरा माइनस का था, -6 था, और -6 ने जब -4 से मल्टीप्लाई होता है ना वो प्लस का उसने 24 देना था, तो यहाँ पे आना मेरा प्लस का 24। अब करो उसको सॉल्व, सॉल्व करना कितना आ जाएगा मेरा
12 में से 4 गए तो मेरा आगे कितना, 12 में से 4 जाकर मेरा आ गया 8, और यहाँ पे मेरा 4 में से 2 जाने के बाद मेरा आ जाएगा 2, लेकिन बड़ी रकम विषय माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 28। मतलब मैंने ये देख लिया कि जब मैंने मेरे पास ये डिटर्मिनेंट था, मैंने उसको इवेल्युएट यानी कि एक एक्सपैंड करके देखा ना, जब एक्सपैंड, ये तो एक्सपैंड वाला मेथड है ना, एक्सपैंड करके इसका जो मेरा जो सोल्यूशन यानी कि मेरा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है माइनस का 8। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करना है, जो कहती है कि आप एक काम कर लो, चाहे आप इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज भी कर लोगे ना, तब भी यही निकल के आने वाला है। तो हमें वही देख लेते हैं एक बार। अब मैं देख लेता हूँ वो चीज़, ठीक है। क्या लिखूँगा नाउ, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब मैं रोज और कॉलम्स को कर लेता हूँ इंटरचेंज। ये मैं वेरीफाई एक ही करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद करके देख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी हर जगह वैलिड होती है, पर मैं आपको एक वेरीफाई करके बताने वाला हूँ कि हाँ ये सच होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं एक काम कर लेता हूँ, क्या करूँ मैं, सपोज चलो कर लेता हूँ, ठीक है, कर लिया वेरीफाई। जैसे यहाँ पर कर लेता हूँ, उसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, क्या निकल कर आएगा, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना ना, तो 2 - 3 5 मेरा रो में था, इसको लिख लो कॉलम में, लिख लिया। फिर 604 मेरा रो में था, इसको लिख लो कॉलम में। फिर 1 5 माइनस का 7 मेरा किस में था, रो में था, इसको लिख लो कॉलम में। 1 5 माइनस का 7 लिख लिया, डिटर्मिनेंट का साइन था, ठीक है। अब कर लो उसका इवैल्यूएट, निकालना ज़रा क्या आएगा इवैल्यूएट करके, किसके अलोंग करें, यहाँ पर 0 होगा ना, उसके अलोंग करते हैं हम लोग। चलो इस बार मैं करता हूँ यहाँ पे कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड। भाई जिसके मर्जी अलोंग करो, आंसर सेम आता है हमेशा, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलो फर्स्ट एलिमेंट मेरा 6, डाउट है प्लस का होगा कि माइनस का होगा, बताओ प्लस का होगा कि माइनस का होगा। पोजीशन चेक करो, पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन है मेरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो A1 2 वाला एलिमेंट है ना ये वाला, तो क्या 1 + 2 कितना आता है मेरा 3 बनता है, तो -1 की पावर 3 कितना आ जाएगा मेरा, माइनस का 1 रहने वाला है, यानी कि मेरा माइनस का रहने वाला है। अब उससे भी याद रख सकते हो, जब मैंने वो समझाई थी ट्रिक प्लस माइनस प्लस, तो उसमें भी तो ये माइनस का होता था, ठीक है। अब इसका माइनर क्या बचेगा मेरे, -3 5 5 माइनस का 7 लिख लिया। अब यहाँ पर चेक कर लो एक बार सही से, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। इसको काट दिया मैं, माइनस लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है 0 की, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, तभी तो चूज़ किया मैंने। नीचे आता है 4, अब 4 प्लस का क्या माइनस का, डिसाइड करो किस रो में है, ये दिख रहा थर्ड रो में, मतलब आई की वैल्यू 3 है। किस कॉलम में है, दिख रहा 2 कॉलम में। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 ही आने वाला है ना, 5 तो होगा -1 की पावर एक और नंबर जो कि 5 है, तो माइनस ही आने वाला है, यानी कि 4 मेरा रहने वाला है माइनस का। अब लिखते हैं इस 4 का माइनर, 4 का माइनर कैसे निकलेगा, 4 से होती हुई रो डिलीट कर दो और 4 से होता हुआ कॉलम डिलीट कर दो। कौन से एलिमेंट बचे, एक ये 2 एलिमेंट बचे और एक ये 2 एलिमेंट बचे, ठीक है। तो 2 -3 1 5 कर लो उसका वैल्यूएट। अब -6 को ऐसे रखा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, आ गया 21, प्लस का आएगा क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन अपना, फिर 5 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 25, माइनस का 4, 5 को किया 2 से आ गया 10, 3 को 1 से किया आ गया 3। देखो -3 को जब 1 से किया तो आया हमारा माइनस का 3, लेकिन जब हमने अपना खुद का माइनस लगाया ना तो उसने तो कर दिया प्लस कर दिया, समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पर अंदर आ गया मेरा कितना, अंदर आ गया मेरा माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 4 था, यहाँ पे आ गया 13। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, प्लस का 24 माइनस का 52, तो देख लो हमारा फिर से वही चीज़ निकल के आ गई, कितना, माइनस का 28। ये देखो ये चीज़ माइनस का 20 और माइनस का 28, यानी कि जब हमने इसका सिंपली जैसा हमें दे रखा था, जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखा तब भी माइनस का 28 आ रहा है, लेकिन जब हमने इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया तब भी इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, माइनस का 28 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमने अपनी प्रॉपर्टी 1 को कर दिया वेरीफाई। अब देखते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी सेकेंड, ठीक है। अब आती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमसे कहती है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। सबसे पहले तो एनी का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब होता है वन एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही काम कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर आप लोग किन्हीं 2 रोज या किन्हीं 2 कॉलम्स, एनी लिख रखा ना, एक ये नहीं है कि रोज़ को भी कर रहे हैं कॉलम्स को भी एक ही साथ, समझाता हूँ कैसे वैसे, बट वर्डिंग तो समझो, ठीक है। एनी 2 रोज और कॉलम्स, अगर किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को, किन्हीं 2 रोज या और किन्हीं 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, तब उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस वाला डिटर्मिनेंट माइनस का निकलेगा और माइनस वाला प्लस का। देखो पिछली वाली प्रॉपर्टी में क्या था ना, हम ट्रांसपोज निकालते थे, मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते थे। इसमें वो नहीं है, इसमें एनी 2 रोज या तो रोज को इंटरचेंज कर लो या तो कॉलम्स को, और एनी 2
सभी को नहीं, सभी को लगे हुए कर रहे हैं, ठीक है। एनी टू, ये इंटरचेंज नहीं है, डिफरेंस समझो। देखो समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ले ली मैंने कोई अपनी, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है। मैंने इस मैट्रिक्स का निकाला क्या, मैंने इस मैट्रिक्स का निकाला डिटर्मिनेंट, और मान लो कोई नंबर लेट से पी निकल के आ गया, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मान लो कोई नंबर पी निकल रहा है, ठीक है। मान लो डिटर्मिनेंट निकल रहा है कोई नंबर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ना कि अगर आप इसी मैट्रिक्स के क्या करते हो, रोज, किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम, किन्हीं दो, वन एंड लिखा ना, एनी मतलब वन एट अ टाइम, एक समय पर एक ही कर सकते हो, या तो रोज को इंटरचेंज कर लो या फिर कॉलम्स को, किन्हीं दो करते हो तब भी वैल्यू पी आने वाली है। देखो समझो, सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर ऑपरेशन लगाता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ कि मैं किन्हीं दो बोला ना पर वन एट अ टाइम, ये भी याद रखना है। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं रो वन और रो टू को कर दूँ इंटरचेंज, मैं यहाँ पे करने वाला रो वन इंटरचेंज विद रो टू, यही साइन होता है हमारा इंटरचेंजिंग का, रो वन इंटरचेंज विद रो टू। एक्सरसाइज 3.4 वाले सब जानते हैं, ठीक है ये सब। देखो जब मैं इंटरचेंज कर दूंगा क्या बनेगा, ये इंटरचेंज करने पर मेरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी, जो रो टू है वो मेरा रो वन बन जाएगा, रो टू क्या मेरी ये वाला 4 5 6, ये मेरी रो टू में ना, और जो रो वन है वो मेरी रो टू बन जाएगी 1 2 3। बाकी रो थ्री में कुछ किया ना, एज इट इज़ लिखो, उसको लिख दिया। ये बोल रहे हैं जब आप ये काम कर लोगे ना, तब जो आप इस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, वो नेगेटिव ऑफ पी आएगा। बस इतनी सी बात समझानी थी। प्रॉपर्टी टू हमसे यही कहती है कि इफ़ एनी टू रोज, अगर किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम्स के हम किसी भी डिटर्मिनेंट के चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तब जो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, जो भी साइन होगा डिटर्मिनेंट का वो बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। अगर पहले प्लस का पी आ रहा था तो ये काम करने के बाद वो माइनस का पी निकलने वाला है आपका, ठीक है। इतनी सी बात समझनी थी बस इसमें। अब यही चीज़ आप लोग कॉलम पे भी लगा के देख सकते हो। कॉलम पे क्या होगा, जैसे मान लो मैं यही मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स उठा रहा हूँ, ये वाली मैट्रिक्स मैंने उठा ली अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सपोज मैं इसके कॉलम इंटरचेंज करता हूँ, देखो ना उन्होंने लिखा था ना इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स, और होता है यहाँ, या तो रो कर लो या तो कॉलम्स, कितने करने हैं 2, और एनी का मतलब वन एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही करना है, रो भी कर दिए कॉलम भी कर दिए दो दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो रो कर रहे हो तो दो रो ही करो, कॉलम कर रहे हो तो दो कॉलम ही करना, तभी ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं कॉलम 3 को इंटरचेंज करता हूँ, मैं किससे, कॉलम 1 से, कुछ भी कर सकता हूँ। एनी टू है ना, रो वाला तो नहीं ना कर रहा, मैं कॉलम वाला कर रहा हूँ ना, कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। पहले इसका आंसर क्या आ रहा था जब मैंने ये चीज़ सी, ए का आंसर क्या आ रहा था मेरा, ये मेरा आ रहा था पी। अब जब मैं ये चीज़ करूँगा ना, कॉलम 3 और कॉलम 2 को जब मैं इंटरचेंज कर दूंगा ना, जो मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी, कैसी मैट्रिक्स बनेगी मेरी, जो कॉलम 1 है ये कॉलम 1 है, इसको कॉलम 3 बना दो, बना दिया कॉलम 3। कॉलम 2 पे तो कोई चेंज किया नहीं हमने, और कॉलम 3 को बना दो कॉलम 1 3 6 9। अब ये जो मेरी मैट्रिक्स बन गई, इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा ये वाली मैट्रिक्स का, सपोज मैं इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स बोलता हूँ, यहाँ पे बी बोल देना करने के बाद, क्योंकि चेंज होगी ना, चलो सी बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज चेंज करने के बाद एक डिफरेंट मैट्रिक्स है ना, ए कैसे बोल दूँ, ए तो मैं तब बोलूँगा अगर वही मैट्रिक्स है वापस से, सी कोई अलग मैट्रिक्स बन गई। अब इस सी मैट्रिक्स का जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो माइनस ऑफ पी आएगा, क्योंकि उस ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पी आ रहा था और मैंने दो कॉलम्स को यहाँ पे कर दिया इंटरचेंज, इसलिए अब एक नेगेटिव का साइन आएगा, रहेगा पी ही, अगर सपोज 1 आ रहा रहेगा 1 नहीं, पर उसके साथ एक नेगेटिव का साइन भी जरूर आएगा। समझ गए बात को, क्लियर हुई प्रॉपर्टी 2, सिंपल है। करें प्रॉपर्टी 3। अब देखते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे कहती है कि इफ़ एनी का मतलब समझ गए ना, वन एट अ टाइम, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स, वन एट अ टाइम तो मतलब या तो रोज या तो कॉलम्स, दोनों नहीं। देखो टू रोज हो या तो टू रोज हो या तो टू कॉलम्स हो, एनी वन एट अ टाइम, ये नहीं है कि दोनों रोज भी और दोनों कॉलम्स भी, ये चीज़ समझना जरूरी है, ठीक है। पहले एनी का मतलब देखो, अब समझो, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स, या तो दो रोज या तो दो कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल बोले तो हम शक्ल एक जैसे, सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम, एक जैसे, ठीक है। अगर दो रोज या तो दो कॉलम्स किसी भी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, तब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारी जो है वो जीरो आती है, मतलब हमारा उसका डिटर्मिनेंट, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो निकल कर आती है वो हमारी जीरो निकल कर आती है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ये साइन होता है ना डिटर्मिनेंट का, मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ले लिया मैंने अपना, 1 2 3 ले लिया मैंने अपना, और ले लिया 4 5 6 और 1 2 3। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेरे ये वाला रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो,
फर्स्ट रो और सेकंड रो मेरे एक जैसे हैं ना, आइडेंटिकल आइडेंटिकल। अगर या तो दो रोज या तो दो कॉलम्स, पर वन एट अ टाइम, दोनों रोज नहीं दोनों कॉलम्स एक ही में नहीं होना चाहिए। या तो दो रोज हो रहे हैं या तो दो कॉलम्स हो रहे हैं, इतनी बात समझो। देखो यहाँ पे मेरे दोनों रोज कैसे आ रहे हैं, आइडेंटिकल एक जैसे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा रो वन एंड रो टू मेरे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। रो वन एंड रो टू मेरे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू क्या कहती है, बाय प्रॉपर्टी टू में मैं कह सकता हूँ कि जो डिटर्मिनेंट निकल कर आने वाला है वो मेरा जीरो निकल कर आने वाला है, बात खत्म। जब भी कभी ऐसा देख लो कोई डिटर्मिनेंट मिला आपको, आपने देखा यार उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो या कोई भी दूसरा कॉलम जो है, या दो रोज जो है हमारे क्या आ रहे हैं, डिटर्मिन इक्वल आ रहे हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 हमारा फर्स्ट रो में भी था और 1 2 3 हमारा थर्ड रो में भी था, मतलब दोनों रोज हमारी कैसी थी, सेम थी। दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे सेम थे, एकदम सेम थी, आइडेंटिकल थी। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल कर आती है जीरो, बस इतना ही कहती है मेरे हमसे प्रॉपर्टी थ्री। अब जैसे मैं सपोज कि मैं ये ले लूँ, मैं ये वाली एग्जांपल ले लूँ, 0 1 2, ठीक है। यहाँ मैं ले लूँ 1 9, तो यहाँ पे मैं ले लूँ सपोज, यहाँ चलो जीरो नहीं ले, 1 0 नहीं, यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ, ठीक है। जीरो यहाँ पे ले लिया, 3 4, यहाँ पे लिख लिया 1 2। ध्यान से देखो क्या यहाँ पे दो रोज इक्वल है, मैंने देखा यार एक तो फर्स्ट रो थी 0 1 0, यहाँ पे ये था, रोज तो इक्वल नहीं है, पर यार कॉलम में भी तो वैलिड है, देखो ना, जहाँ तो रोज जहाँ तो कॉलम्स। और जब मैंने ये चीज़ देखी ना, मैंने देखा यार इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है। कॉलम वन जो है वो मेरा कॉलम टू, कॉलम थ्री के आइडेंटिकल है, इसलिए मैं यहाँ से क्या समझ, मेरा डिटर्मिनेंट है बिना एक्सपैंड किए। एक्सपैंड कर भी लोगे ना तब भी जीरो आने वाला, गारंटी ले लो मेरे से। बिना एक्सपैंड किए सीधे बोल देना आंसर जीरो है, यही तो मैं फ़ायदा प्रॉपर्टीज़ का, कि देखते ही बता दो इसका आंसर जीरो है। समझ गए बात को, हाँ। बड़ा यूज़ आता है यार इनका, प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 4.2 के इतने सारे क्वेश्चन है ना, प्रॉपर्टी नहीं की तो होने नहीं वाले हो। उन्होंने सीधा लिख रखा है विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स सॉल्व दिस। तो वहाँ पे आपको जो है एक्चुअल एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपैंड वहाँ बाद में कर लो, लेकिन फर्स्टली आपको आपके दिमाग में वही चीज़ होनी चाहिए कि पहले हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है, अगर कोई प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर तो ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी आपको, पहले बता दूँ, इसलिए कायदे से समझ लेना, ठीक है इस चीज़ को। देखो अब तो प्रॉपर्टी थ्री तो आपको होगी यार क्लियर, कुछ नहीं करना यार। जब भी दो रोज या दो कॉलम्स आपको एक जैसे दिख जाएं तो आंखें बंद करके बोल देना उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आने वाली है, बात खत्म। इतनी थी हमारी प्रॉपर्टी थ्री, लेकिन इंपॉर्टेंट थी, समझ गए बात को। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी फोर। प्रॉपर्टी फोर हमसे कहते हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू इज आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को, इफ ईच एलिमेंट, किसी भी नहीं, ईच होता हर एक, अगर हर एक एलिमेंट या तो किसी रो के या तो किसी कॉलम के हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कोई कांस्टेंट के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है के, ठीक है। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी पूरी रो को या किसी भी पूरी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के से, किसी कांस्टेंट के से, तब बोलते हैं कि उस डिटर्मिनेंट के जो वैल्यू आएगी ना वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल सी बात बस। देखो समझाता हूँ, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स थी कोई ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने निकाला इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, निकल कर आया लेट से कोई नंबर पी। इतना समझे भाई, एक मैट्रिक्स थी ए, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, मान लिया कोई नंबर पी निकल कर आ गया, इतना क्लियर है। अब ये कह रहे हैं अगर आप एक काम करो ना, सपोज कोई नंबर था मेरे पास के, कोई ये कुछ भी हो सकता है ना, तो के मान लेता हूँ, चलो मैं के मान लेता हूँ, मैं थ्री, ठीक है। इस बार मैं के ले लेता हूँ कोई थ्री नंबर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं इस वाली रो को ना, इस वाली रो को थ्री से करता हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं के ले रहा हूँ थ्री, वही ना, या तो रो को या तो कॉलम की, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट किसके, या तो रो के या तो कॉलम के, किसी डिटर्मिनेंट के अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के से, किसी कांस्टेंट के से, तब उसके डिटर्मिनेंट भी के से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखते हैं क्या होता है। पहली बात मैं के से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कर लिया मल्टीप्लाई, के मैंने ले लिया थ्री, थ्री को वन से किया थ्री आ गया, थ्री को टू से किया सिक्स आ गया, थ्री को थ्री से किया नाइन आ गया, बाकी तो किया नहीं, मैंने तो रो वन को किया ना 7 8 9, लिख लिया इसको। अब ये पता क्या बोल रहे हैं, ये हमसे ये बोलना चाहिए, देखो यही था ना, इसी को मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया। ये कह रहे हैं आप बिना सोचे समझे एक बात लिख दो, अब सिंपली एक बात लिख दो, आप कह दो इसका जो भी डिटर्मिनेंट आने वाला है ना, इसका जो भी डिटर्मिनेंट आने वाला है वो 3 टाइम्स ऑफ पी होगा। बात समझे, बात सिर्फ इतनी सी है कि उस मैट्रिक्स का सिंपली हमने डिटर्मिनेंट निकाला, पी आया, पर जब मैंने उस मैट्रिक्स को कि फर्स्ट रो को एक नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया, के नंबर क्या था, वो थ्री था, जब मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया उस टाइम जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा ना वो होगा तो उतना ही, बट वो भी थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है कि सिंपली आप जब भी किसी मैट्रिक्स का किसी भी रो
या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके डिटर्मिनेंट को ही सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, बात वही होती है बस। समझे बात को, किसका डिटर्मिनेंट भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुई प्रॉपर्टी? बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तब तो क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। सिंपली समझाना इतना ही था, ताकि उस मैट्रिक्स की अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसके डिटर्मिनेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, वैल्यू से। ठीक है, देखें आगे वाला। नाउ लेट अस रीड प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमसे क्या कहती है? सबसे पहले तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इसकी जो डेफिनेशन लिख रखी है ना इसको रीड करो एक बार खुद से रीड करो, फिर वीडियो को चलाओ, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ। प्रॉपर्टी 5 हमसे क्या कहती है? प्रॉपर्टी 5 में हमसे कहती है कि इफ सम, सम मतलब चंद, कुछ, अगर सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी रो के या किसी कॉलम के, अगर कुछ या सारे एलिमेंट किसी रो के या किसी कॉलम के ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट के, आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। समझे इसको? देखो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर होगा। देखो सपोज मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट था, मेरे पास कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से था मेरे पास कि ए प्लस के, ठीक है, ए प्लस के, कुछ इस तरह से ए प्लस के लिख लिया मैंने, फिर यहाँ पे लिख लिया मैंने बी प्लस के, ठीक है, सी प्लस के, और यहाँ पे नंबर डी है, फिर ई एफ जी एच आई, ठीक है। इस तरह से कुछ आपको मिल गया, क्या इस तरह से कुछ आपको मिल गया आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस तरह से K1 मान लो, चलो K1 K2 K3 सपोज कर लो, कुछ अलग अलग नंबर है, ठीक है। पर आपको दिखने में क्या मिल रहा है, जो मैं समझाना के चाह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट के जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स क्या है, किसी दूसरे नंबर में ऐड हो रहे हैं, किसी दूसरे नंबर में ऐड हो रहे हैं। तब प्रॉपर्टी हमसे फिफ्थ कहती है कि आप एक काम कर सकते हो, इस डिटर्मिनेंट को आप किस में तोड़ सकते हो, दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म्स में तोड़ सकते हो। देखो ना क्या बोल रहे हैं, इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more terms। मतलब अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी रो के एलिमेंट्स आपकी दो टर्म्स या मोर टर्म्स, यहाँ पे तो टू टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किए हुए ना, तो बोल रहे हैं कि जितने भी टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किए हो ना, उतने ही आप डिटर्मिनेंट भी बना सकते हो। एग्जाम्पल से समझते, जैसे ये था, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरा, फर्स्ट जो एलिमेंट है इस डिटर्मिनेंट के, उसमें कितने एडिशन कितने एलिमेंट्स की हो रही है मेरी, दो एलिमेंट्स की, मतलब दो टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किया गया। देखो ना, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स है तो उतने ही टर्म्स में आप डिटर्मिनेंट भी बना सकते हो। देखो इसको क्या, प्रॉपर्टी 5 से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, इसको क्या, ए बी सी लिख लो पहली बात तो, डी ई एफ जी एच आई लिख लिया। अब लिखो प्लस, और ये जो बाकी के एलिमेंट बच गए ना, इनको लिख लो यहाँ पर, K1 K2 K3, और बाकी इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। ये तो हमारी एज इट इज़ आ गए। मतलब ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट थे, फर्स्ट रो थी, वो मेरे कितने टर्म्स के सम में एक्सप्रेस की हुई थी, टू टर्म्स के सम में एक्सप्रेस की हुई थी। उन्हें बोला आप उतने ही टर्म्स के एक्सप्रेस में, आप उतने ही टर्म्स के, मतलब उतने ही टर्म्स में आप लोग क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हो, उतने ही टर्म्स के किसमें, सम में। देखो सम है ना बीच में, उतनी जितने टर्म्स के सम में आपका कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेस होगा, आप उतने ही मतलब उतने ही टर्म्स में आप लोग क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट को एडिशन के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को? जैसे यार सपोज कि नहीं समझ आई ना, एक चीज़ देखो यहाँ पर, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ एक और समझो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, वैसे बस पेशेंस रखो। जैसे यहाँ पर देख लो, सपोज मेरे पास था कोई नंबर टू में कोई नंबर सपोज कि ऐड हो रहा है, λ1 प्लस λ2, लैम्डा और लैम्डा कोई नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट है 3, उसमें कोई नंबर मेरा ऐड हो रहा है λ3 प्लस λ4। देखो इस तरह से रखा हुआ, ठीक है। देखो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। फिर यहाँ पे कोई 4 नंबर था मेरा, ठीक है, लैम्डा यहाँ पे 4 आ गया, चलो ठीक है, 5 प्लस λ6, और यहाँ पे लिख लिया मैंने 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से कुछ लिखे हुए, ठीक है, 5 6 7 8 9, ये मेरा एक डिटर्मिनेंट है, जिसमें मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे ये देखने को मिल रहा है जो मेरी फर्स्ट रो है ना, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स मेरी 3 टर्म्स में के सम में एक्सप्रेस किए हुए हैं। देखो 3 टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किए हुए हैं, मुझे दिख रहा है। प्रॉपर्टी 5 हमसे कहते हैं जितने भी टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किया हो ना, आप उतने ही टर्म्स के सम में उस डिटर्मिनेंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे मुझे 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना एक रो में, तो मैं 3 डिटर्मिनेंट बनाऊंगा और तीनों में इनका एक एक एलिमेंट लिखूंगा और बाकी को तो छेड़ूंगा ही नहीं। बिल्कुल समझ आ रहा है? देखो उस तरह से सबसे पहले तो 2 वाला ले लो, 2 वाला 2
3 जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं हम लोग, जितने भी होंगे। तो यहाँ पे बात क्या हुई थी, 2 और मोर, तो भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, जितने भी होंगे ना उतने ही टर्म्स में आप लोग डिटर्मिनेंट भी बना सकते हो। लिख लिया इस चीज़ को। बाकी इनको तो छेड़ना ही नहीं है, तो वैसे ही रहेंगे ना, क्योंकि इनमें समीशन हो नहीं रही थी किसी भी नंबर की, अदर नंबर की। फिर लगाओगे प्लस का साइन, ये तो लिख लिया मैंने 2 3 4। अब दूसरे वाले को लिखोगे, उसके लिए अलग डिटर्मिनेंट बनाओगे, λ1 λ2 λ5। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है ना, ठीक है। इनको वैसे ही लिखोगे क्योंकि इनमें तो था नहीं कोई मंगा, ठीक है, कर लिया। फिर अब तीसरा भी डिटर्मिनेंट बनाओगे, देखो 3 टर्म्स थी ना, तो 3 ही डिटर्मिनेंट बनाने पड़ेंगे हमें। अब बचा λ2 λ2, हाँ λ2, यहाँ पे λ3 और यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे क्या था, 2 मिनट, λ1 λ2 λ3 λ4 λ5, λ5 सही ठीक है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना λ2, यहाँ पे आ जाएगा मेरा λ4 और यहाँ पे मेरा λ6। बाकी इनको छेड़ना है क्योंकि ये तो एक्सप्रेस ही नहीं थे, है ना, इनका कोई पंगा ही नहीं करना हमने, बस यही हमारी प्रॉपर्टी समझाती है हमें, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। बोलने में शायद मेरे से थोड़ा उस तरह का मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, बट एग्जांपल से मैंने ये चीज़ क्लियर की, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कॉलम में ऐसा होगा तो कॉलम में कुछ एडिशन हो जाएगी, जितने भी टर्म्स में एडिशन हो जाएगी ना, उतने ही टर्म्स की एडिशन हो जाती है, आप लोग उतने ही डिटर्मिनेंट बनाओगे, बस इतनी बात समझ लो, ठीक है इसकी। बाकी क्वेश्चंस करेंगे ना जब एक्सरसाइज 4.2 के, एकदम फिर से क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है ना, बोलता रहूँगा तो क्लियर होगा नहीं। जितना आप लोग भी प्रैक्टिस करना है, एक बार क्या करना, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, वीडियो के बाद एक काम करना, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सबको एक एक बार ना रीड करना अच्छे से, क्योंकि अगर आप लोग खुद से नहीं ना करने वाले, मेरे ऊपर डिपेंड हो, फिर फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है। मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना, अब उस रास्ते पे चलना आपने खुद है, मतलब उसको रीड इतना कर लेना ना आप लोग कि मतलब अगर मैं ऐसे भी बोलूँ यार प्रॉपर्टी 5 क्या थी, ओए ठीक है, मैटर नहीं करता कि ऑर्डर क्या था अगर आपको पता है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ प्रॉपर्टी 2 क्या थी, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए चीज़ की प्रॉपर्टी 2 वो वाली थी। एनसीईआरटी में दे रखी है सारी की सारी, 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, ठीक है। देखते हैं हम अपनी अब प्रॉपर्टी नंबर कितनी होगी हमारी, 5 होगी ना, 6 को देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी 6। सबसे पहले तो क्या करना है, रीड करो उसको खुद बाय खुद। अब देखो प्रॉपर्टी 6 हमसे कहती है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ a determinant the eq multiplies of corresponding elements of the other row or column are added, then the value of determinant remains same। क्या कह रहे हैं समझाऊं, देखो ये हमसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, देखो ये हमसे कह रहे हैं पता क्या, ये हमसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ABCDEF, अब ABC भी करनी पड़ रही है मेरे को, ABCDEFGHI, क्या ज़माना आ गया। देखो बोला कि जैसे चलो डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ, ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट, क्योंकि इन्होंने डिटर्मिनेंट की बात की ना। चल देखो ये मेरे पास है एक डिटर्मिनेंट जिसमें मेरे ये क्या मेरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, EF यहाँ पे मेरा। देखो ये हमसे कह रहे हैं अगर आप एक काम करते हो ना, क्या करते हो, अगर आप किसी भी रो, एनी एनी मतलब क्या, वन एट ए टाइम, या तो रो में या तो कॉलम में, अगर आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी दूसरी रो या कॉलम का इक्यू मल्टीप्लाई ऐड करते हो। इक्यू मल्टीप्लाई का मतलब है सेम नंबर, जैसे मान लो कि मेरा फर्स्ट रो है, कि मैं ये काम करता हूँ, मैं फर्स्ट रो में क्या करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट रो में मैं क्या करना चाहता हूँ, फर्स्ट रो में मैं सेकंड रो को ऐड करना चाहता हूँ, इस तरह से यार देखो ना, फर्स्ट रो है मेरा फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो में जैसे करना चाहता हूँ, फर्स्ट रो इज सच ए डैड, यार जब हमने एक्सरसाइज 3.4 की थी उसमें समझाया था ना ये चीज़ें क्या से ऑपरेशन होती हैं। तो फर्स्ट रो को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि मैं फर्स्ट रो में 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड रो ऐड कर दूंगा। ये हमसे वही कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि किसी रो में किसी दूसरी रो का इक्यू मल्टीप्लाई ऐड करते हो हर एक एलिमेंट में, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, अगर मैं सेकंड रो में ऐड कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में मुझे क्या क्या ऐड करना है, 3 टाइम्स ऑफ रो 2, यानी कि ए में क्या आएगा, ए में आएगा 3 टाइम्स ऑफ डी, उसी तरह बी का कॉरस्पॉन्डिंग होना सी, बी में आएगा क्या, बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी, क्योंकि R1 है ना, R1 में ये सारे हैं, R2 में ये सारे हैं, है ना, R2 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, फिर R1 में ऐड करना है। इसके लिए R1 में कौन है, R1 और R2 में, इसके लिए R2 में बैठा मेरा 3 ये D, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसमें ऐड करूँगा, फिर यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें ऐड करूँगा, फिर यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, सी में ऐड करूँगा। बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो ना, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। ऑपरेशन यही बता रहे हैं, इस तरह के ऑपरेशन, समझ रहे बात को, ऑपरेशन ये कर रहा हूँ ना मैं। अगर मैं ये भी कर देता हूँ ना, देखो करने के बाद क्या बनेगा हमारा, कुछ ऐसे बनेगा, A प्लस R1 लिखा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 में कौन है, D, तो D को करना है मुझे 3 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे आ जाओ R1 में कौन है, देखो चेंज R1 में लानी है सिर्फ, यहाँ जो लिखता है ना उसमें चेंज आ रही होती है, चेंज फिर इसका मतलब है चेंज किस तरह की है, चेंज कुछ इस तरह की है कि R1 में 3 टाइम्स ऑफ R2 को ऐड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो B है,
बी में ऐड किया मैंने क्या 3 टाइम्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 में कौन है सी, फिर सी था यहाँ पे 2 मिनट ई है ये, ठीक है ई, फिर यहाँ पे था मेरा सी में ऐड करना 3 टाइम्स ऑफ एफ, बस इतना ही करना था, बाकी तो मैंने किसी को छेड़ना नहीं, क्योंकि चेंज है सिर्फ R1 में, यही समझा रहा हूँ, चेंज R1 में आ रही है सिर्फ, ठीक है। उन्होंने बोला ये जो डिटर्मिनेंट बनना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आने वाली है, मतलब अगर इसकी वैल्यू निकल के कुछ लेट से कोई नंबर जेड आ रही है तो इसकी वैल्यू भी जेड ही आने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो इक्यू मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस वाले में इसका 2 टाइम्स ऐड कर दिया, इस वाले में इसका 3 टाइम्स ऐड कर दिया, इस वाले में इसका 4 टाइम्स ऐड कर दिया, अलग अलग ऐड कर दिया, इक्यू मल्टीप्लाई होना चाहिए वो, किसी भी दूसरी रो का वो इक्यू मल्टीप्लाई होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, समझ गए इस चीज़ को। कॉलम में होगा, कॉलम में भी तो वही बात है। सपोज जैसे मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इसी को लेता हूँ, अगर मैं इसमें एक काम करता हूँ, क्या इतना तो पता ना इसका कोई नंबर डिटर्मिनेंट कितना निकल कर आ रहा है जेड, इसको याद रख लो जेड निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये तो माना ना मैंने किस्म का कि अगर मैं इसका निकालूंगा तो कोई नंबर जेड निकलेगा, और अगर ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं तब भी जेड ही निकलेगा, क्यों, प्रॉपर्टी 6 हमसे यही तो कहती है। अब देखो सपोज कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक काम कर लेता हूँ, मैं ना C1 को ना, इसके C1 का ये C1 है इसकी कॉलम वन को क्या करता हूँ मैं, कॉलम वन में मैं कॉलम 2 का या कॉलम 3 का कर लेता हूँ, ठीक है। कॉलम 1 इज सच डैट कि उसमें मैं कॉलम वन में तो कॉलम 1 इज सच डैट कि कॉलम 1 में मैं ऐड करूँगा कितना 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। कर लो उसको, कैसे बनेगा ये मेरा बन जाएगा, कैसे ये मेरा बन जाएगा ए 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 3 में कौन बैठा है सी, तो सी यहाँ पे ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी, समझ गए बात को। फिर यहाँ पे डी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 3 में कौन बैठा है एफ, तो डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 3 में कौन बैठा है आई, तो जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई। बाकी किसमें कोई छेड़छाड़ की ना, क्योंकि ऑपरेशन लग रहा है सिर्फ और सिर्फ C1 में, तो बाकी उनको वैसे ही लिख दो। अब इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो भी जेड ही निकलने वाला है, इसके बराबर ही आने वाला है, बस इतनी सी बात समझा लिया मैं प्रॉपर्टी 6। तो आई होप आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी। देखो यार क्लियर तब तक नहीं होने वाली जब तक आप लोग खुद रीड नहीं करोगे, ठीक है। हम लोग भी बड़ी बार रीड करते हैं यार इसको, अभी तक करते हैं रीड, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रीड नहीं करते, अभी तक रीड करते हैं, जब भी कभी ऐसा नीड आती है, किसी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो इसको होता ही है कि आपको इसको एक बार मतलब प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस तो करते रहनी पड़ती है, ठीक है। तो एक बार एक काम करना, जैसी वीडियो एंड होती है ना, इसकी एक बार एनसीईआरटी से रीड करना 1 बाय 1 सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, और उन पर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना उनको सॉल्व करना, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं अपना, ठीक है, ओके।